नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? प्रदीप की दो टीम्स कल खेली, एक जीती एक हारी। वर्तमान टीम आज खेल रही है। उम्मीद करते हैं प्रदीप खेलेंगे और कमाल खेलेंगे। कई प्रभु लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैं प्रदीप की इतनी बात क्यों करता हूं, वो फॉर्म में नहीं है, ऐसा है वैसा है। देखिए, जब कोई खिलाड़ी फॉर्म में हो तो उसके प्रशंसक अपने आप बन जाते हैं, लेकिन जब कोई खिलाड़ी फॉर्म में ना हो तब पता चलता है कि उसका असली प्रशंसक कौन है। और प्रदीप वो खिलाड़ी है जिसने मुझे और आप जैसे लाखों करोड़ों प्रभु लोगों को इस खेल से प्यार करना सिखाया था। तो जो लोग उनके प्रशंसक नहीं हैं, जरा सीजन 3, 4, 5, 6 की उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। आप प्रशंसक ना बने तो पार्टी मेरी तरफ से। पार्टी कल 2 मैचेस में हुई, आज भी 2 बहुत तगड़े मैचेस में पार्टी होगी। पिछले वीडियो में जो सवाल पूछा था मैंने, ईरान की महिला रेफरी, उनका नाम बताऊंगा, विनर्स के नाम बताऊंगा, नया सवाल पूछूंगा और ईरान के बारे में ही, उनकी कबड्डी के बारे में चर्चा करूंगा। तो स्वागत आप सबका फैंटेसी यात्रा प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। तो पहला मजमून है, कल हुए 2 मैचेस। पहला मैच पुनेरी पल्टन और बंगाल वॉरियर्स के बीच में हुआ था और पुनेरी पल्टन को 4 मैचेस के बाद एक जीत मिली है। पिछले 4 में से 2 मैचेस हारे, 2 मैचेस टाई रहे। कल एक तरफा मामले में उन्होंने बंगाल वॉरियर्स को हरा दिया। अगेन उनके सारे प्लेयर्स चले, कोई बहुत तगड़े 15-20 पॉइंट वाला परफॉर्मेंस नहीं है। ये पुनेरी पल्टन की खासियत है। मनिंदर उधर नहीं थे, जो देख के दुख हुआ। दूसरा मैच देख के खुशी भी हुई, दुख भी हुआ। यूपी योद्धास 44-42 से जीते, वेल डन, मुबारक आपको। पर पटना वाले पहले हाफ के डिफेंस में क्या कर रहे थे? आपके पास 8-10 पॉइंट की लीड थी, उसके बाद इतने खराब टैकल करने शुरू किए, लंबे लंबे रेडर्स को आपने ऐसे पॉइंट देने शुरू किए, देख के मुझे मजा नहीं आया। क्योंकि पटना कोई सुपरस्टार प्लेयर ना होने के बावजूद बड़ा अच्छा खेल रही थी। अंत में बहुत बहुत शाबाशी है हितेश को, वो जो एक आपने सुपर टैकल किया, एक बड़ा अच्छा रिव्यू आपको मिला। उसके बाद अंत में एक और आपने अच्छा टैकल किया, कुल आई थिंक 8 टैकल पॉइंट लिए। उनके साथ साथ गगन गौड़ा, भवानी राजपूत, वेल डन। उधर से अयान और देवांक की जोड़ी, इनको आप अयांक कह लीजिए, हमेशा की तरह कमाल खेली है। लेकिन ये डिफेंस पहले हाफ में जो अच्छी तगड़ी लीड बन सकती थी, वो डिफेंस पॉइंट लूज कर करके पटना ने वो मैच हारा है। यूपी को मुबारक है भाई। और मुबारक इनकी देख लेते हैं हम पॉइंट्स टेबल में कहां कौन सी टीम पहुंच गई है। यूपी की टीम कल का मैच जीत के नंबर 7 पे है, 38 पॉइंट पे है। पुनेरी पल्टन जो नंबर 5-6 पे चले गए थे, अब नंबर 3 पे हैं। अब आज अगर पुनेरी पल्टन जीती तो 47 पॉइंट के साथ नंबर 2 आएगी। पर देखिए, हरियाणा 1, तेलुगु टाइटंस 2, दिल्ली 4, यू मुंबा 5, पटना 6। ऐसा पॉइंट्स टेबल हमें बहुत कम देखने को मिलता है। जेपीपी अगर कल जीतती है तो 40 पॉइंट के साथ, और स्कोर डिफरेंस चूंकि आपका बेहतर है, ऑलरेडी -4 है यू मुंबा का, तो आप नंबर 5 पे भी आ सकते हैं, नंबर 4 पे भी आ सकते हैं। डिपेंड्स किस मार्जिन से जीतेंगे। जबकि यू मुंबा उसके बाद खेलेगी, जीतेगी तो वो नंबर 2 पे चली जाएगी, प्रोवाइडेड पुनेरी पल्टन ना जीते। बेंगलुरु बुल्स कहां है, ढूंढने पड़ते हैं सबसे नीचे। जीते भी तो वहीं रहेंगे, स्कोर डिफरेंस बहुत खराब है। पॉइंट्स टेबल में अब साफ पता लग रहा है कि बुल्स के लिए और गुजरात के लिए अगले दौर में जाना बहुत कठिन है। मैं अगले दौर में चलता हूं, आज के 2 मैचेस की चर्चा करता हूं। पहला मैच पुनेरी पल्टन और जेपीपी का है। पुनेरी पल्टन अभी कल ही जीते हैं, 4 मैचेस विन लेस रहे। टोटल पुनेरी पल्टन ने अब तक 12 में से 6 मैच ही जीते हैं। वो मैंने खोल के रखा हुआ है वहां पे सारा मामला। जयपुर पिंक पैंथर्स 12 में से आपने भी 6 ही मैच जीते हैं। अच्छी बात यह है कि पिछला मैच जीता, उससे पहले 2 हारे, उससे पहले 3 मैच जीते। तो जयपुर भी एक पैच में खेलती है। पिछला मैच आप हरियाणा से हार के आए थे, पुनेरी पल्टन अभी अभी जीत के आए हैं, वो एक बात है। लेकिन इस मैच की सबसे पहली कहानी जो है वो सबसे रोचक है। अभी कुछ दिन पहले इन 2 टीम्स का मुकाबला हुआ था, जहां जयपुर पिंक पैंथर्स 30-28 से जीती थी। क्या पुनेरी पल्टन बदला ले पाएगी? ये पहली कहानी है। नंबर 2, ये सीजन 9 के फाइनल का रिपीट है, जहां असलम नहीं खेले थे और जयपुर पिंक पैंथर्स जीती थी। पुनेरी पल्टन वहां भी बहुत अच्छा खेली थी, मुंबई में वो फाइनल हुआ था। मैच के बाद अभिषेक बच्चन मिले थे और कह रहे थे कि शायद किसी एक यूट्यूबर के वीडियो देखा करते हैं वो, मतलब ऐसा मुझे लगा उनकी बातों से। कहानी नंबर 3, बैच ऑफ 2002, एक तरफ रमेश साहब, एक तरफ संजीव बालियान साहब, दोनों एशियन गेम्स 2002 में टीममेट्स थे। और नंबर 4, सुरजीत अपनी पूर्व टीम पुणे के खिलाफ खेल रहे हैं।
बहुत से और भी कनेक्शन हैं दोनों टीम्स में, वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे, वहां देख लीजिए कौन कौन से कॉमन खिलाड़ी खेले हुए हैं दोनों टीम्स में। मैं चलता हूं आगे। बैटल्स कहां होगी, लड़ाई क्या है? सबसे बड़ी लड़ाई है ये इस सीजन के टॉप रेडर्स में से एक अर्जुन देशवाल और इस सीजन के टॉप डिफेंडर्स में से एक गौरव खत्री के बीच में। बहुत अच्छी फॉर्म में है दोनों खिलाड़ी। और नंबर 2, अगर बड़ी तस्वीर देखी जाए तो ये दो बड़ी बैलेंस टीम्स का मुकाबला है। डिफेंस में, रेड में दोनों टीम्स बहुत संतुलित चल रही हैं। अब आगे कैसे चलेंगे, जीत के सूत्र क्या हैं? पुनेरी पलटन के लिए नंबर 1, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए डिफेंस बहुत बड़ी कुंजी है। डिफेंस इज द की, और उसमें अर्जुन देशवाल को रोकना उस कुंजी को घुमाने के बराबर है। तो इसलिए या तो आप 2 चेन लेके जाइए, जो कवर्स की चेन है अभिषेक और अभिनेश नटराजन और संकेत सावंत की, और गौरव खत्री जो राइट की चेन, ये तो डबल चेन से टैकल कीजिए नंबर 1, या डबल थाई होल्ड पे जाएं अभिनेश नटराजन, नादराजन वो नहीं है, नटराजन है, या डाइव लगाई जाए लेफ्ट कॉर्नर से जो भी खिलाड़ी खेले, क्योंकि वहां भी चेंजेस हो रहे हैं। इन 3 टैकल्स के अलावा डैश करने मत जाइए, एंकल होल्ड के लिए, सोलो एंकल होल्ड के लिए भी मत जाइए। अर्जुन को शिकार करना बड़ा जरूरी है। और नंबर 3, मोहित, अंकुश और सुरजीत की जोड़ी को तोड़े। पिछले मैच में बेहतर खेले हैं, इस जोड़ी को तोड़ना बड़ा जरूरी है, तभी आपका जीत का रास्ता बन पाएगा। जयपुर पिंक पैंथर्स जीत के रास्ते पे कैसे चलेंगे? नंबर 1, जिस बैटल की मैंने बात की थी वो जीतनी पड़ेगी अर्जुन को। हैंड टच, रनिंग हैंड टच बड़ा अच्छा करते हैं, राइट कवर। ये ध्यान रखें कि जब राइट कवर आपसे बचे तो राइट कॉर्नर से चेन लेके ना आ जाएं गौरव खत्री। तो इस खतरे से बचते हुए राइट इन और राइट कॉर्नर पे रनिंग हैंड टच करके एक डिफेंस को साफ कीजिए, वो बड़ा जरूरी है। नंबर 2, विकास कंडोला मुझे लगता है आज भी खेलें, कवर्स पे निशाना बनाएं, जहां संकेत और अभिनेश की जोड़ी रहेगी, वो कवर्स पे बड़ा प्यारा रनिंग हैंड टच मारते हैं। और नंबर 3, सुरजीत, पेशियंस थोड़ी सी आपको दिखानी पड़ेगी राइट रेडर्स के सामने, चाहे मोहित आए चाहे मोहिते आए। अब दोनों मोहितो पी लेंगे वर्जिन, अगर आपने उनको ज्यादा एडवांस टैकल किया। दोनों बहुत फुर्तीले हैं, वो आपको पॉइंट लेने का चांस देंगे। गलतियां थोड़ी बहुत करेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी पेशियंस दिखानी पड़ेगी। एक्स फैक्टर, दोनों तरफ से मैं डिफेंडर चुन रहा हूं। जयपुर के लेफ्ट कॉर्नर अंकुश राठी और उधर से राइट कॉर्नर गौरव खत्री। मुझे लगता है कि डिफेंडर्स आज का मैच डिसाइड करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब डिसाइड आप लोगों ने करके बता दिया है। सवाल यह था कि ईरान से आने वाली एक महिला कबड्डी ऑफिशियल का नाम बताइए। आसान सवाल था, कई प्रभु लोगों ने सही उत्तर दिया है। नाम है लैला सैफी। कई सीजन वो भारत में आई हैं और बहुत से लोगों ने सही सही जवाब दिया है। आनंद हैं, तनुज हैं, अमृत हैं, आरव हैं, मानशु हैं। अमृतसरी कुलचे जितने खाने हैं खाइए, मेरे लिए भी भेज दीजिए। मैं अभी अमृतसर के करीब ही हूं, कहीं जहां वीडियो शूट कर रहा हूं। आज का सवाल पूछूंगा मैच के बाद। सबसे पहले बड़ा जरूरी है आपके लिए यह जानना कि आपको फैंटेसी यात्रा की ऐप डाउनलोड करनी कैसे है। नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, या fantasyyatra.com पे क्लिक कीजिए। उस वेबसाइट पे जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक खिलाड़ी के सामने खेलिए, उसे हराइए, आगे चलिए, दूसरे के सामने खेलिए, उसे हराइए। ऐसे करते करते 22 विरोधियों को हराएंगे तो 1 करोड़ रुपया पाएंगे प्रभु। और मैंने अपनी टीम बना ली है। आप भी अपने विवेक का ख्याल करके और अपनी जेब का भी साथ में ख्याल करके अपनी अपनी टीम बना लीजिए फैंटेसी यात्रा पे। मैं चलता हूं अगली यात्रा पे। एक सवाल पूछूंगा, एक कहानी सुनाऊंगा। चलिए सवाल अभी पूछ लेता हूं। सवाल यह है प्रभु लोग कि थाईलैंड से भारत की प्रो कबड्डी में खेलने वाले 2 खिलाड़ियों का नाम बताइए। आसान सवाल है, नीचे जवाब दीजिए। मैं चलता हूं आगे। यू मुंबा और बेंगलुरु बुल्स आज दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं। अब यू मुंबा की फॉर्म भी नरम गरम है, जीतते हैं हारते हैं, जीतते हैं हारते हैं। टोटल 12 में से 7 मैच जीते हैं, ये अच्छी बात है। पिछला मैच आप टाइटन से हारे थे 2 पॉइंट से। बेंगलुरु बुल्स जीते ही बड़ी मुश्किल से हैं, 13 में से सिर्फ 2 मैचेस। पिछले 5 लगातार हारे। पिछला मैच हरियाणा से हारे और काफी ठीक ठाक 6 पॉइंट के मार्जिन से हारे थे। अब इस मैच की कहानियां विस्तार से मैंने पिछले वीडियो में सुनाई थी, क्योंकि मुंबा और बुल्स में कॉमन खेलने वाले बहुत खिलाड़ी हैं। उसके लिए पिछला वीडियो जरूर देखिए। यहां बड़ी कहानी यह है मेरे लिए, एक तो ये सीजन 2 के फाइनल का रिपीट है। वो यू मुंबा ने जब बुल्स को हराया था, वो शब्बीर बापू शरफुद्दीन की वो मल्टी पॉइंट जो रेड थी। कहानी नंबर 2, दोनों कोचेज एशियन गेम्स विनर हैं।
रणधीर सिंह शेरावत एज अ प्लेयर 1990 एशियन गेम्स जीते, गुलाम रेजा मजंदरानी एज अ कोच 2018 एशियन गेम्स जीते, और उनकी कहानी, उनके देश की कबड्डी के विकास की कहानी आपको बाद में सुनाऊंगा। इस मैच में लड़ाई कहां है, बैटल्स कहां है? नंबर 1, प्रदीप नरवाल दोबारा से सुनील परवेश की जोड़ी के सामने हैं। अब प्रदीप और सुनील परवेश में और भी कई कॉमन चीजें हैं, जैसे दोनों मनप्रीत के साथ खेले हैं, ये तीनों एक साथ भारतीय टीम में नहीं खेले। लेकिन दूसरी कहानी, नितिन रावल जो इस सीजन के सबसे उम्दा डिफेंडर्स में से एक बन के निकले हैं, पहले तो उनके लिए तालियां। सीजन 5 से लगातार नितिन खेल रहे हैं और ये उनका सर्वश्रेष्ठ सीजन है। रणधीर सिंह शेरावत साहब के लिए भी तालियां, जिन्होंने इतना बढ़िया खिलाड़ी, एक पवन की तरह एक अच्छे खिलाड़ी को एक बेहतरीन खिलाड़ी बना दिया है। वो नितिन रावल आज अजीत और मंजीत की जोड़ी के सामने होंगे, एक लेफ्ट रेडर, एक राइट रेडर। आगे चलते हैं, जीत के सूत्र यू मुंबा के लिए। नंबर 1, डिफेंस में रहिए अत्यधिक अग्रेसिव। सुनील परवेश एडवांस खेलें, क्योंकि बुल्स का कोई भी रेडर कातिलाना फॉर्म में नहीं है। पटक पटक के बाहर भेजिए, कोई भी रेडर्स आए। मतलब मुझे बोलते हुए बुरा लग रहा है कि प्रदीप नरवाल के लिए ऐसा, लेकिन यू मुंबा डिफेंस में अग्रेसिव। और नंबर 2, रेडिंग में भी अग्रेसिव, क्योंकि एक नितिन रावल और सौरभ नांदल को थोड़ा बहुत छोड़ दें, स्पेशली कवर्स में उनका डिफेंस बड़ा कमजोर है। तो अजीत जाइए, लेफ्ट कॉर्नर को शिकार बनाइए, मंजीत जाइए, रनिंग हैंड टच मारिए राइट कॉर्नर पे, अपना अपना शिकार चुन लीजिए, फुल अग्रेसिव मैच खेलिए, पहले हाफ में डबल डिजिट की लीड बनाइए, मैच आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। बुल्स ने क्या करना है? उनको जीत के 3 सूत्र हैं। नंबर 1, आपने तेज नहीं खेलना है। पहली तो बात यह है कि आपने घबराना नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ मैचेस हार गए तो गेम को थोड़ा धीमा रखिए, स्लो रखिए। कोई रेडर बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है तो सेकंड या थर्ड रेड पे खेलना पड़ेगा। नंबर 2, डिफेंस में बहुत ज्यादा सेफ नहीं होना है, क्योंकि आपके कॉर्नर्स, स्पेशली नितिन कमाल कर रहे हैं, सौरभ नांदल भी अपने दिन बहुत अच्छा खेलते हैं। तो डिफेंस में रीजनेबली अग्रेसिव। और जिन 2 खिलाड़ियों का मैंने नाम लिया, दोनों कॉर्नर्स, आई होप कि सौरभ नांदल खेलें नितिन रावल के साथ। कंबाइन करना पड़ेगा, वो सुरिंदर मोहित की तरह है, वो फजल अबुजार वाला कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। स्पेशली अजीत, खैर उनके जफर दानिश का भी पता नहीं है, तो सारे रेडर्स के लिए कॉर्नर्स का कॉम्बिनेशन चलना बड़ा जरूरी है आज। एक्स फैक्टर, एक तरफ अजीत चौहान लेफ्ट रेडर, सुपरस्टार इन मेकिंग, और उधर से भी लेफ्ट रेडर सुपरस्टार जो ऑलरेडी हैं, प्रदीप नरवाल। मुझे लगता है कि ये 2 खिलाड़ी आज बहुत कीमती हो सकते हैं अपनी अपनी टीम्स के लिए। अच्छा, एक कीमती कहानी आपको सुनाने वाला हूं। जिन कोचेस का मैंने नाम लिया, गुलाम रेजा मजंदरानी या फजल अबुजार, ईरान की टीम अचानक से कबड्डी में इतनी विकसित कैसे हुई? अब ईरान कहता है कबड्डी हमारे यहां पैदा हुई, भारत कहता है कि कबड्डी हमारे यहां शुरू हुई। क्या आपको मालूम है कि सबसे पहली बार एशियन गेम्स में कबड्डी आई थी 1990 में? ईरान पहली बार एशियन गेम्स कबड्डी खेलने आया था 2006 में। ना 1990 आए, ना 94 आए, ना 1998 आए, ना 2002 आए। जो 5वें एशियन गेम्स हुए कबड्डी वाले, उसमें ईरान पहली बार आया। और क्या आपको मालूम है कि वो ब्रॉन्ज मेडल का मैच भी हार गए थे बांग्लादेश से। फिर जो अगली एशियन गेम्स आए 2010, उसमें वो फाइनल खेले, भारत के सामने खेले, एक तरफा हारे। 2014 खेले, फाइनल खेले, भारत के सामने आखिरी रेड पे हारे। मंजीत छिल्लर अगर आखिरी रेड पे टैकल ना करते तो ईरान मैच जीत भी सकता था। भारत के पास एक ही पॉइंट की लीड थी। और 2014 एशियन गेम्स के फाइनल के हाफ टाइम तक लीड ईरान के पास थी। 2016 वर्ल्ड कप फाइनल में हाफ टाइम के समय लीड ईरान के पास थी। 2018 एशियन गेम्स उन्होंने जीते, भारत को सेमीफाइनल में हराया। 2022 एशियन गेम्स हमें बहुत परेशान किया, लेकिन जीत मिली भारत को। तो लगातार इतने फाइनल खेलना और बीच में एक फाइनल जीतना, ये हुआ कैसे? 3 शख्सों को श्रेय जाता है। एक तो पहले तो उनके ईरान कबड्डी फेडरेशन, जिन्होंने इस गेम को सीरियसली लिया। फिर भारत से गए हुए 3 दिग्गज, अश्विन कुमार सांगवान, के.सी. सुथार और आर.एस. खोखर। इन तीनों को आप जानते हैं, तीनों प्रो कबड्डी में कोचिंग कर चुके हैं। 2016 वर्ल्ड कप में ईरान की जो टीम आई थी, उसके कोच थे के.सी. सुथार साहब। अश्विन कुमार जी वहां जाने वाले पहले कोच थे। कुछ महीनों के लिए खोखर साहब भी गए हैं। तो जो खिलाड़ी शौकिया तौर पे कबड्डी खेलते थे, जो कभी कभार छोटे मोटे रेसलर थे,
उन सबको इकट्ठा करके, वहां हालांकि वह क्लब कबड्डी ऑलरेडी होती है, एक छोटी मोटी लीग भी वहां चलती है, हमारे मनिंदर सिंह और रण सिंह भी वहां लीग खेल चुके हैं, लेकिन भारत के कोचेस बुला के उन्होंने सीरियसनेस दिखाई, स्किल्स सीखे, 2006 एशियन गेम्स नंबर 4 पे रहे और फिर लगातार फाइनल खेले। तो स्वागत है ईरान आपका, स्वागत तो खैर पहले हो चुका है। अच्छी बात यह है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद ये चौथा ऐसा देश बना जिसने कबड्डी को बहुत सीरियसली लिया और अब एक तगड़ी महाशक्ति है कबड्डी में। आप लोग अपनी शक्ति का परिचय दीजिए। थाईलैंड के 2 खिलाड़ियों का नाम बताइए नीचे जो प्रो कबड्डी खेले हों। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।